दोस्तों, ज्ञान स्रोत अकेडमी में एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे आशा करती हूँ। और आज मैं अपनी साइंस की जैसी मेरी सीरीज चल रही है उसमें क्लास 6 का चैप्टर 14 लेकर के आई हूँ, जो कि है जल। तो आज हम इसमें पॉइंट वाइज सारे पॉइंट जो हैं इस बुक में, जो भी एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं, वो सारे पॉइंट मैंने लिए हैं और एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। तो लेकिन मैं चाहूँगी कि उससे पहले आप चैप्टर को, जैसा कि मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि 1 से 2 बार आप पहले चैप्टर को पढ़ लीजिए, उसके बाद इन फैक्ट्स को पढ़िए तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ये मेरा पक्का वादा है कि चीज़ें जो भी हैं वो कोई भी छूटी हुई नहीं होंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन भी मिलता है और मुझे नए नए वीडियो और अच्छे पतरीके से वीडियो बनाने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और मेरा जैसा कि पहला प्रश्न यहाँ पर है, पहला प्रश्न हमारा है कि सर्दियों में कोहरे के दिखने का क्या कारण होता है। तो सर्दियों में कोहरे के दिखने का क्या कारण होता है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है वायु में जलवाष्प व नमी का अधिक होना। तो बिल्कुल सही है ये कि वायु में जलवाष्प व नमी का अधिक होना। दूसरा है सूर्य का ना निकलना। देखिए, ये एक अलग बात हो गई कि जब कोहरा पड़ता है तो उस समय सूर्य हमें नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सर्दियों में कोहरे के दिखने का क्या कारण है, तो कोहरे के जो दिखने का कारण होता है वो वायु में जलवाष्प व नमी का अधिक होना जो है कोहरे के दिखने का कारण होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और बी तो बिल्कुल नहीं होंगे, वो इसलिए नहीं होंगे, ए और बी इसलिए नहीं होंगे क्योंकि बी हमारा जो है इस बात को क्लियर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में कोहरे की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि क्या वर्षा सभी जगह एक समान होती है? तो ये आप सभी जानते हैं कि वर्षा सभी जगह एक समान नहीं होती है। कहीं पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। आप इधर पूर्वोत्तर भारत में चले जाइए तो यहाँ पर क्या होता है, वर्षा बहुत अधिक मात्रा में, असम मेघालय चले जाइए बहुत अधिक मात्रा में वर्षा हो जाए। फिर दक्षिण भारत में अगर आप केरल साइड में चले जाएंगे तो वहाँ भी बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। अगर आप उत्तर भारत की तरफ आएंगे तो यहाँ पर सामान्य रूप में वर्षा होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये दिया हुआ है ऑप्शन सी, कहीं पर कम होती है और कहीं पर ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि वायु ऊपर उठने पर कैसी हो जाती है। तो वायु ऊपर उठने पर कैसी हो जाती है? बहुत ठंडी हो जाती है, गर्म हो जाती है या सामान्य स्थिति में रहती है? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर उठते हैं वैसे वैसे ही टेम्परेचर हमारा कैसा होता जाता है? कम होता जाता है। जब हमारा टेम्परेचर कम होता जाएगा तो वायु हमारी कैसी होती जाती है? ठंडी होती जाती है। तो हमारी वायु कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। इसलिए हमारा ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि बहुत ठंडी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर अगला प्रश्न हमारा है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। तो वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा के जल को एकत्रित करना या प्रयोग करना। बिल्कुल सही। नदियों, तालाबों और झीलों के पानी का उपयोग करना, ये भी बिल्कुल सही। फिर है थर्ड कि भूमि संरक्षण से वर्षा जल द्वारा भौम जल का स्तर बनाए रखना, तो ये भी बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हमारा उपरोक्त सही जो है ये ऑप्शन हमारा सभी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है कि भौम जल किसे कहते हैं। तो देखिए, भौम जल वो होता है जो धरती के अंदर जल पाया जाता है, उसे हम भौम जल कहते हैं। तो जब हम धरती के अंदर से जल निकालेंगे वही हमारा क्या कहलाता है? भौम जल कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है कि धरती से पानी निकालना, वर्षा से जल को प्राप्त करना, बिल्कुल गलत है। पहाड़ों और नदियों से जल निकालना, ये भी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि धरती से पानी निकालना। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है कि गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप ऊपर उठना किस कारण से होता है। तो देखिए, जब हम गीले कपड़े पर इस्त्री करते हैं तो हमारी जो जलवाष्प है वो हमारी क्या होती है? वायु में मिलने गैस के रूप में परिवर्तित होने लगती है, क्योंकि जब टेम्परेचर अधिक होगा तो वो भाप बनकर ऊपर की ओर उठने लगती है, यानी गैस में कन्वर्ट हो जाती है।
तो इस क्रिया को हम वाष्पन की क्रिया कहते हैं। और यहाँ पर बी दिया हुआ है कि संघनन की क्रिया की वजह से, तो बिल्कुल भी नहीं जी। संघनन की क्रिया वो होती है जब हमारा जो ताप होता है जब कम होता है, तो जो हमारी वायु होती है जो गैस रूप में होती है वो द्रव रूप में बदलने लगती है। इस क्रिया को संघनन क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और जब ये नहीं होगा तो बी भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि वाष्पन क्रिया की वजह से। अगला प्रश्न हमारा है कि सूर्य के प्रकाश में वाष्पन कैसे होता है। तो सूर्य के प्रकाश में वाष्पन कैसे होता है? जल्दी से होता है, धीरे से होता है, बहुत देर से होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब सूर्य का प्रकाश होता है तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर जो है बहुत तेज होता है, तापमान बहुत अधिक होता है, तो वाष्प जो है हमारी वो बहुत जल्दी से बदलने लगती है, किसमें? गैस रूप में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि छाया वाले स्थान पर वाष्पन कैसे होता है। तो देखिए, जब छाया होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पर तापमान क्या होगा, थोड़ा कम होगा। तो जब वहाँ पर तापमान कम होगा तो वहाँ पर जो वाष्पन की क्रिया होगी वो भी क्या होगी, धीरे से होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जल्दी, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, बहुत देर से ये भी गलत हो जाएगा, धीरे ये बिल्कुल सही रहेगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी से ऊपर उठकर ताप में क्या बदलाव आता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के ऊपर उठकर जो है, पृथ्वी से ऊपर उठकर ताप जो है क्या होता है, कम होता जाता है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि जलवाष्प होने के बाद क्या शेष रह जाता है। तो देखिए, जलवाष्प में क्या होता है, सिर्फ जलवाष्प ही नहीं होता है, उसके साथ उसमें लवण भी पाया जाता है। तो जब जलवाष्प जो है भाप के रूप में उड़कर वायुमंडल में वायु के साथ मिल जाता है, लेकिन नमक यानी कि जो लवण होता है वो हमारा नीचे ही रह जाता है, वो बिल्कुल भी अपने साथ लेकर के जलवाष्प नहीं जाता है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर देखिए, पानी हवा ये बिल्कुल नहीं होंगे, इसलिए उपरोक्त सभी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए यानी कि नमक वो अपने साथ लेकर के नहीं जाता, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न हमारा है भौम जल कैसे निकाला जाता है। तो भौम जल हैंडपंप से भी निकाला जाता है, नलकूपों से भी निकाला जाता है, ट्यूबवेल से भी निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमारा उपरोक्त सभी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि झरनों व नदियों में पानी कहाँ से आता है। तो झरनों और नदियों में पानी पहाड़ों से भी आता है और वर्षा से भी आता है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी दोनों। अगला प्रश्न हमारा है कि वर्षा के कौन से रूप होते हैं। तो देखिए, ओले भी वर्षा का रूप है, हिम भी आपका जो पड़ता है, हिमपात होता है, वो भी वर्षा का रूप है, ओस की बूंदें ये भी हमारा वर्षा का रूप है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा कि उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पौधों को वृद्धि के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पौधों को वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और नाइट्रोजन जो है ये सीधे नहीं लेते हैं, ये क्या होता है, मृदा की सहायता से जो है नाइट्रोजन लेते हैं, वायुमंडल से सीधे बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा देखिए, जल है तो ये गलत हो जाएगा, नमक भी गलत हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, हाँ ये देखिए नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कुओं को पानी कहाँ से मिलता है। तो कुओं को पानी भौम जल से, ये तो बिल्कुल सही है, 100% सही है कि कुओं को पानी भौम जल से मिलता है, क्योंकि कुआं क्या किया जाता है, खोदा जाता है। जब कुएं को खोदा जाता है, उसको खोदते जाते हैं तो कहीं एक स्तर पर जाकर हमें जल मिलता है, तो वो भौम जल कहलाता है। सेकंड यहाँ पर दिया है कि वर्षा जल, तो देखिए कुएं की बात की गई है, तो कुएं में क्या होता है, वर्षा का जल भी तो जाता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इस हिसाब से तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना देखते हैं कि जल चक्र किसे कहते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल चक्र किसे कहते हैं। पानी का जलवाष्प बनना, बी है वर्षा के रूप में नीचे गिरना, सी है वाष्पीकरण व महासागरों में पानी का जाना। तो देखिए, यहाँ पर जो ये तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब बात करते हैं कि जल चक्र होता क्या है। देखिए, जल चक्र क्या होता है, जब
हमारा जो भी पृथ्वी पर पानी होता है या जिस रूप में भी होता है, जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो तापमान क्या होता है धरती पर बढ़ने लगता है। तो जब तापमान बढ़ेगा तो जो भी पानी, जो भी जल है वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगता है और वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर वो गैस रूप में बदल जाता है और वायुमंडल में जाने लगता है। और जैसे जैसे वो ऊपर जाने लगता है वैसे वैसे क्या होता है, तापमान कम होने लगता है। और जब तापमान कम होता है एक स्तर पे जाके तापमान बहुत अधिक कम हो जाता है और जब वहाँ पर बहुत अधिक कम हो जाता है तो वायु क्या होती है, जो जल वाष्प होती है उसमें वो ठंडी होने लगती है और बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब वो बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है तो वही क्या बना लेते हैं, हमारे बादल बना लेते हैं। और जब ये बादल जो होते हैं इसमें जो छोटी छोटी बूंदें जिनको जल कणिकाएँ कहते हैं, जब ये जल कणिकाएँ जो होती हैं भारी होने लगती हैं, यानी जो बूंदें हैं भारी होने लगती हैं, ये पृथ्वी पर गिरती हैं। और जब ये पृथ्वी पर गिरती हैं तो ये द्रव के रूप में जब ये बादल बनती हैं तो वो द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती है और यह क्रिया संघनन की क्रिया कहलाती है। और फिर ये पृथ्वी पर वापस जल आता है इस तरीके से। जब बूंदें भारी हो जाती हैं तो पृथ्वी पर गिरने लगती हैं वर्षा के रूप में और फिर यहाँ से फिर वही पानी जब पृथ्वी पर आता है तो फिर टेम्परेचर, सूर्य का प्रकाश अधिक होता है, फिर ये जलवाष्प के रूप में होती है। तो ये क्रिया लगातार होती रहती है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस कारण गीले कपड़े को पोंछने के बाद श्यामपट्ट कुछ देर में सूखता है। तो यह क्रिया वाष्पन के कारण होती है। अभी आपने कई बार इस चीज़ को रिपीट किया है। तो संघनन के कारण ये तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये खुद द्रव अवस्था में कन्वर्ट कर देता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठंडा करके यहाँ पर वाष्पन के कारण, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भारी वर्षा होने पर क्या हो जाता है। तो बाढ़ आ जाती है, बिल्कुल सही। नदियों, तालाबों, झीलों का स्तर बढ़ता है, बिल्कुल सही। जान माल की अपार हानि होता है, ये भी बिल्कुल सही। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन डी हमारा सही हो। अगला प्रश्न हमारा है कि समुद्रों और महासागरों का जल कैसा होता है। तो समुद्रों और महासागरों का जल आप सभी को पता है, बहुत अच्छे से पता होगा कि समुद्रों और महासागरों का जल कैसा होता है, खारा होता है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि सूखा के क्या नुकसान है। देखिए, मृदा की उपजाऊ शक्ति का कम होना, बिल्कुल सही। नदियों, तालाबों और झीलों का पानी कम या सूख जाना, बिल्कुल सही। भौम जल में कमी होना, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा फिर है कि वर्षा तथा जल के रूप में गिरा जल वापस कहाँ चला जाता है। तो वर्षा तथा जल के रूप में गिरा जल समुद्रों, महासागरों, ये दोनों, ये इसमें भी चला जाता है, यहाँ भी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि राइम ऑफ द एंशियंट मैरिन कब लिखी गई। तो देखिए, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिन इसको लिखा है एस.टी. कोलरिज ने। देखिए, एस.टी. कोलरिज जो है एक लेखक थे और इन्होंने जो है 1798 में अपनी पुस्तक निकाली और उस पुस्तक में जो महासागर में भटके हुए जहाज़ थे और उस पर जो सवार नाविक थे उनकी करुण गाथा का उल्लेख किया है कि मतलब चारों ओर पानी ही पानी था और लेकिन पीने के लिए एक भी बूंद नहीं थी। तो ये कब लिखी गई है। तो देखिए, प्रश्न किसी भी तरीके से बन सकता है कि राइम ऑफ द एंशियंट मैरिन किसने लिखी, एस.टी. कोलरिज। तो एस.टी. कोलरिज की कौन सी पुस्तक है, उसमें ऑप्शन दे दिया। या कब लिखी गई, तो 1798 में लिखी गई। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी से ऊपर उठकर ताप में क्या बदलाव आता है। तो देखिए, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि ताप हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है कि जलवाष्प किसे कहते हैं। तो पानी ऊपर उड़ने की क्रिया को जलवाष्प कहते हैं। पानी दबने की क्रिया, तो ये तो बिल्कुल गलत है। पानी बहने की क्रिया, ये बिल्कुल गलत है। पानी को बर्फ में बदलने की क्रिया, तो कि पानी को बर्फ में बदलने की क्रिया, ये भी गलत है। ये तो यहाँ पर है पानी को ऊपर उड़ने की क्रिया, क्योंकि ये गैस रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल को गैस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है। तो जल को गैस अवस्था में आप सभी को पता होगा कि गर्म करने पर जल को गैस अवस्था में बदला जा सकता है, क्योंकि जब हम गर्म करेंगे तो वो भाप बनकर ऊपर की ओर उड़कर वायु में मिल जाती है और गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है।
तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में वर्षा किस मौसम में होती है? तो सर्दी में होती है, गर्मी में होती है, कि पतझड़ में होती है, कि मानसून में? तो भारत में वर्षा किस मौसम में होती है? तो ऑप्शन ए मानसून में होती है। अगला प्रश्न हमारा है कि जलवाष्प का संघनित होकर जल की बूंदों में बदलना क्या कहलाता है? तो जलवाष्प का संघनित होकर, अभी मैंने पहले आपको बताया है कि जब जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होता है तो द्रव के रूप में बदलने लगता है और वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? जल कणिका कहते हैं। इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि वायु में जल कैसे प्रवेश करता है? तो देखिए, वायु में जल कैसे प्रवेश करता है? तो वाष्पन क्रिया के द्वारा वायु में जल प्रवेश करता है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ से हमारा ये जो प्रश्नों का सिलसिला है समाप्त होता है। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसमें देखिए, मैंने वो सारे पॉइंट लिख दिए हुए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अगर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न किसी के मन में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।